अब तक हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जो भी कुछ थोड़ा थोड़ा बेसिक है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, किस तरह से मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इंटरेक्ट करते हैं, और जो एनर्जीज हैं उन एनर्जीज में किस तरह से डिस्टरबेंसेस आते हैं, और एक जो प्लॉट हम करते हैं उसको ग्राफिकली, वो जो डिस्टरबेंसेस हैं उनको, तो हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। और उस स्पेक्ट्रम को हमने वहां पे क्लासिफाई करने की कोशिश की थी कि दो तरह का स्पेक्ट्रम या तीन तरह का स्पेक्ट्रम बेसिकली हमें देखने को मिलता है, या तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो, या फिर इमिशन हो रहा है तो, और या फिर स्कैटरिंग हो रही है तो ये स्पेक्ट्रम के कुछ टाइप्स हमने देखे, और हमने प्रॉपर्टीज की बात की कि स्पेक्ट्रम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि पोजीशन की, वो जो ग्राफ हम खींच रहे हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम देख रहे थे, तो वहां पे वो किस पोजीशन पर वो ग्राफ में जो एब्जॉर्प्शन है वो किस पोजीशन पर आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ हमने ग्राफ देखा था, और हमने देखा था कि यहाँ ये जो पोजीशन है इस पूरे के पूरे, ये तो लैम्बडा चल रहा है आपका यहाँ से यहाँ तक, और ये एनर्जी या इंटेंसिटी आपकी यहाँ पे चल रही है, और यहाँ पर आप देखोगे कि इस वैल्यू को हम लैम्बडा मैक्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो ये पोजीशन यहां से लेकर के और यहां तक की जो पोजीशन है, ये इस एब्जॉर्प्शन की पोजीशन है कि ये एब्जॉर्प्शन यहां से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाता है, और एक मैक्सिमम वैल्यू के पहुंचने के बाद में वो एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उस पोजीशन को हमने वहां पे समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से वो होता है। तो वहां पे हमने ट्रांजिशंस की कुछ बात की थी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, या सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, या जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट करते हैं, वहां पे वो बताई थी। और इंटेंसिटी में हमने बात की थी कि किस वजह से हमें कुछ बैंड्स जो है वो लेस इंटेंस मिलते हैं। मान लीजिए कि ये बैंड है वो कुछ इस तरीके से आए, इसका जो लैम्बडा मैक्स है उसकी वैल्यू क्या है, कम है, और इसके लैम्बडा मैक्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो ये जो इंटेंसिटी आ रही है, ये इंटेंसिटी क्यों चेंज होती है, किस वजह से यहाँ पर कभी कम इंटेंसिटी कभी ज्यादा इंटेंसिटी आती है, उस पर थोड़ी हमने बात की थी। और आज जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे वो बात करेंगे डिस्कशन की, विड्थ की। वो विड्थ किस तरीके से कि हम जब भी किसी तरह का कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस स्पेक्ट्रम का देखते हैं, तो आपको कई सारे तरीके के ग्राफ्स आपको मिलेंगे। कुछ ग्राफ्स मिलेंगे जो ब्रॉड होंगे, कुछ इस तरह का जो एक ब्रॉड पीक है वो हमें ये देखने को मिल रहा है। ये जो ब्रॉड पीक आप देख रहे हो, ये कुछ ब्रॉड पीक आपको यहाँ पे मिल रहा है। और कभी कभी आप स्पेक्ट्रम देखोगे तो कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम देखोगे, वो जो स्पेक्ट्रम आएगा वो थोड़ा सा शार्प आएगा। अब इसकी जो विड्थ है यहां से लेकर के और यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये चौड़ाई और इसकी जो विड्थ है यहां से लेकर के यहां तक, इन दोनों में डिफरेंस है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर कई बार आप स्पेक्ट्रम्स देखोगे जो कुछ इस तरह के स्पेक्ट्रम्स आएंगे, ठीक है ना, लाइन स्पेक्ट्रम, वो फाइन लाइंस स्पेक्ट्रम, तो वो क्या है, ब्रॉडनेस क्यों आई? तो इन्हीं सब चीजों को अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों है एक्चुअली वो। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो विड्थ है वो चेंज हो जाती है, कि कभी हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलेगा, कभी हमें नैरो स्पेक्ट्रम मिलेगा, कभी हमें फाइन लाइंस मिलेंगी। ये इस बात पर डिपेंड करता है। तो पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर है, एक्चुअली दो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। एक जो फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और एक दूसरे जो फैक्टर हैं वो होते हैं इंट्रिंसिक ट्रिंस फैक्टर, ठीक है। तो एक्सट्रिंस, ओके, एक एस यहाँ पे ज्यादा हो गया, सॉरी टी। तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, ये दो फैक्टर्स। अब ये क्या क्या होते हैं, किस वजह से ब्रॉडनिंग होती है, ये हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो, अगर हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर की बात करें, ये जो हमारे पास में एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, इसकी अगर हम बात करें तो ये जो फैक्टर है ये होता है आपका इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड। जो भी आप इंस्ट्रूमेंट काम में ले रहे हो
जिस भी तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी का आप स्टडी करना चाहते हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट हो, विजिबल हो, इंफ्रारेड हो, एनएमआर हो, है ना, माइक्रोवेव हो, रामन स्पेक्ट्रम हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप वहां काम में लेते हो, उस इंस्ट्रूमेंट को आपने किस तरीके से बनाया है, किस तरीके से उसमें चीजें हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस किसी मैटर पर पड़ता है और उसका जब इंटरेक्शन होता है, तो आपको पता है कि जो एनर्जी है, हम यहाँ पे जब मान लीजिए कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो हमें किस रेंज की लाइट देनी है? अल्ट्रावायलेट रेंज की लाइट देनी है। अब ये रेंज एक छोटी सी रेंज नहीं है, काफी बड़ी रेंज है। या विजिबल लाइट को हम पढ़ रहे हैं तो हमको विजिबल रेंज की देनी है, और अल्ट्रावायलेट और विजिबल को हम एक साथ भी पढ़ते हैं, है ना। तो ये रेंज काफी ज्यादा है और हमें एक स्पेसिफिक लैम्बडा जो है वो देना है। स्पेसिफिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लैम्बडा से हम दे सकते हैं कि उसको जो चेंजेस लाने हैं एनर्जी में, उसके लिए जितनी एनर्जी की जरूरत है। और अगर इंस्ट्रूमेंट आपका वो ज्यादा लैम्बडा प्रोवाइड कर रहा है, या जो रेडिएशंस प्रोवाइड कर रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है जिसको हमें एक्चुअली में देना तो था, लेकिन उससे ज्यादा एनर्जी उसको मिल रही है, या दूसरे लैम्बडा भी वहां पे मिल रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर एक रिप्रेजेंटेशन बना करके और फिर आपको बताता हूं कि ये ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए कि वही आपका ये एक बल्ब है और इस बल्ब में ये फिलामेंट जल रहा है और ये एक तरह की रेडिएशंस हमें प्रोवाइड कर रहा है, और ये रेडिएशंस जो है वो आगे मूव करते हैं। अब इसमें तो सभी तरह की रेडिएशंस हैं, या जो पूरी वेवलेंथ रेंज है उसके बहुत सारे जो वेव्स हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगी। अलग अलग वेव नंबर, वेवलेंथ वाली वेव्स यहाँ पर मिल जाएंगी, और हमें एक डिजायर्ड वेवलेंथ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्लिट लगाते हैं। ये एक हम स्लिट लगा लेते हैं। ये स्लिट क्या करेगा, ये एक्चुअली एक पट्टी है मेटल की, और इसमें एक बहुत छोटा सा छेद होता है। ये बहुत छोटा सा छेद होगा जहां से लाइट जो है वो अंदर पास होकर के निकलेगी। अब ये जो पोर साइज है, आपको पता है अब रेडिएशंस कैसे चलते हैं। रेडिएशंस चलते हैं कुछ इस तरह से, वेव्स की तरह से। और ये जो साइज है, इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो रेडिएशंस कैसे चल रहे हैं, रेडिएशंस चल रहे हैं कुछ इस तरीके से, छोटे 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 ऐसे इस तरीके के रेडिएशन चल रहे हैं। तो वो वाली रेडिएशंस जिसकी तरंग दैर्घ्य ऐसी हो कि वो इस स्लिट से पास हो जाए। अब कुछ रेडिएशंस इतने बड़े हो सकते हैं। जो रेडिएशंस बड़े होंगे, जैसे मान लो कि इसी में आपके कुछ रेडिएशंस ऐसे होंगे, ये भी वाले होंगे और छोटे वाले भी होंगे। तो ये जो बड़े वाले हैं वो पास नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इसका जो छेद है वो छोटा है, और वो क्या होगा, वो यहीं पर आकर के टकरा करके रह जाएगा, और जो छोटे रेडिएशंस हैं वो क्या हो जाएंगे, इससे पास हो जाएंगे। मतलब कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको स्लिट लगा करके स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ इसी वेवलेंथ के या इसी इंटेंसिटी वाले जो रेडिएशंस है वो इससे पास होंगे। तो हमें एक डिजायर्ड वेवलेंथ मिल गई, और साथ में हमने यहाँ पर एक मोनोक्रोमेटर भी बाद में लगाया हुआ है। वो मोनोक्रोमेटर भी क्या कर देगा, इन लाइट्स को जो और ज्यादा इसमें अलग अलग तरीके की वेवलेंथ प्रेजेंट है उनको भी एब्जॉर्ब कर लेगा, या उनको हटा देगा वहां से, और डिजायर्ड वेवलेंथ की लाइट को यहाँ पे देगा। तो जो हमने यहाँ पे ये जो स्लिट यूज किया है और इसका जो पोर साइज है, इसको अगर हम छोटा कर दें तो क्या होगा, हमें और छोटे वेवलेंथ्स के जो रेडिएशंस है वो मिल जाएंगे, और ये रेडिएशंस हमारे आगे चलेंगे। जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इस सब्सटेंस पर बॉम्बार्ड करवाते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी अलग अलग तरह की एनर्जी होती है। अगर यहाँ पे स्लिट ऐसा है कि इससे कई सारे तरीके के जो रेडिएशंस हैं वो पास हो रहे होंगे, तो बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं सब्सटेंस के, उनको क्या करेगा, अलग अलग तरीके की एनर्जी को ये डिस्टर्ब कर देगा, और अलग अलग तरह की एनर्जी को डिस्टर्ब कर देगा। तो हमें एक जो स्पेसिफिक ट्रांजिशन चाहिए था, वो ट्रांजिशन ना मिल करके हमें बहुत सारे टाइप के ट्रांजिशन मिल जाएंगे, और बहुत सारे ट्रांजिशन मिलेंगे तो बहुत सारे एब्जॉर्प्शन मिलेंगे। बहुत सारे एब्जॉर्प्शन मिलेंगे तो वो जो पीक होगा वो क्या होगा, ब्रॉड होगा। जबकि हमें एब्जॉर्प्शन क्या चाहिए था, एक फिक्स एब्जॉर्प्शन चाहिए था यहाँ पे।
ये वाला, इस पर्टिकुलर लैम्बडा का। ये तब होता है जब हम केवल एक ही उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को डालते हैं, ठीक है। और ये हमें कब मिलता, जब हमने एक पर्टिकुलर लाइट को यहां पर डाला है, मतलब वेवलेंथ यहां पर थोड़े और बढ़ गए, यहाँ पे थोड़े कम थे, यहाँ पे थोड़े और बढ़ गए, और यहाँ पर वेवलेंथ क्या है, और ज्यादा है, तो ज्यादा है तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा और ब्रॉड पीक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है वो इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड है कि हम किसी भी जो स्लिट्स बनाते हैं उनके साइज को नैरो करते जाए, लेकिन हम इनफाइनाइट नैरो नहीं कर सकते, हम इतना छोटा भी नहीं कर सकते कि इसमें से फिर ये जो रेडिएशन है ये भी पास ना हो, ठीक है ना। तो इसकी भी एक लिमिट है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर की एक लिमिट है कि उसको आप एक हद तक ही सुधार सकते हो, ठीक है ना। और इस वजह से जो दूसरा फैक्टर है इंट्रिंसिक फैक्टर, वो एक अहम रोल प्ले करता है। मतलब हमने यहाँ पर एक काफी ज्यादा छोटा अगर पोर साइज का स्लिट भी अगर हमने बना लिया तो भी हमें स्पेक्ट्रम जो है वो ज्यादा, इसकी जो विड्थ है उसमें कुछ खास अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है, या बहुत कम अंतर यहाँ देखने को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर साइज जो है वो हम उतना छोटा नहीं बना पाए जिससे उन डिजायर्ड वेवलेंथ की लाइट को ही हम पास कर पाए। तो दूसरा फैक्टर हमारा आता है इंट्रिंसिक फैक्टर, जो नेचुरल लाइन विड्थ पर एक्चुअली बेस्ड है, ठीक है ना। अब वो क्या है, इसमें तीन तरह के फैक्टर्स काम करते हैं। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, इंट्रिंसिक फैक्टर, इसमें तीन तरह के फैक्टर्स काम करते हैं जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम ब्रॉड हो जाता है। और वो क्या है, पहला है कॉलिजन। पहली जो ब्रॉडनिंग आ रही है या जो विड्थ बढ़ रही है उसको हम बोलते हैं कॉलिजन ब्रॉडनिंग। कॉलिजन की वजह से जो स्पेक्ट्रम है वो ब्रॉड हो जाता है, कॉलिजन ब्रॉडनिंग। दूसरा जो फैक्टर है वो है डॉपलर ब्रॉडनिंग। और जो तीसरा फैक्टर है वो है हाइजेनबर्ग ब्रॉडनिंग। ये तीन फैक्टर्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की अभी पढ़ेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि जो पीक हमें मिल रही है, जो स्पेक्ट्रम हमें मिल रहा है, वो किस तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कॉलिजन ब्रॉडनिंग की। कॉलिजन ब्रॉडनिंग, अभी कॉलिजन ब्रॉडनिंग क्या, आप देखो नाम से ही पता चल रहा है कॉलिजन मतलब जब आप कोई एक मेटल लेते हो, यहां पर आपने ये जो सैंपल ट्यूब है, जिस सैंपल ट्यूब में आपने कोई पर्टिकुलर मेटल लिया हुआ है, अब इस सैंपल ट्यूब में बहुत सारे, हम किसी एक पर्टिकुलर, जब हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता करते हैं, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर पता करना है मीथेन का, तो हमें एक जो मॉलिक्यूल है उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। और जब हम एक मॉलिक्यूल को सेपरेट नहीं कर सकते, यहाँ पर हमारे पास में बहुत सारे टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। और जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो जो लाइट यहाँ पर आप इम्पार्ट कर रहे हो, और इस सैंपल ट्यूब में जब वो आ रही है, ये जो सैंपल आपका रखा हुआ है, इस सैंपल में जब वो आ रही है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स उस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे या उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो एक पीक तो इसलिए नहीं आ सकता, क्यों, और ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे जो बहुत सारे प्रेजेंट हैं वो शांत बैठे हुए भी नहीं है। वो किस तरीके से हैं, क्योंकि हमारे पास में जो सैंपल है वो तीन तरीके का हो सकता है, या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैसियस होगा। अगर सॉलिड होता है तो वहां पर भी आप देखोगे कि एक फिक्स जगह पर मूवमेंट तो नहीं कर रहा, एक जगह से दूसरी जगह मूव तो नहीं कर रहा है, लेकिन अपनी जगह पे वाइब्रेट तो कर रहा है। मान लीजिए इसका इस तरह का क्यूबिकल शेप है, स्ट्रक्चर जो सॉलिड हमारे पास में है, और ये एक पर्टिकुलर यहाँ एक मॉलिक्यूल है, तो ये क्या कर रहा है, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट तो कर रहा है। और वाइब्रेशन अगर कर रहा है, और जब ये एक दूसरे से टकराएंगे, जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे,
तो क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ठीक है ना। और अगर ये टकरा गए तो आपको पता है कि हमने जब लेवल्स पढ़े थे, एनर्जी लेवल्स, तो वहां हमने देखा था कि ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, और इस इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बहुत सारे क्या हैं, वाइब्रेशनल लेवल से मिलकर के बना हुआ है इस तरह के। और ये वाइब्रेशनल लेवल बहुत सारे, एक वाइब्रेशनल लेवल बहुत सारे किससे बना हुआ है, बहुत सारे रोटेशनल लेवल से मिलकर के बना हुआ है। तो जब ये टकराएगा, और ये मान लीजिए कि मॉलिक्यूल इस तरह का है और दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह का आकर के जब टकराएगा, तो इन लेवल्स में क्या आ जाएगी, डिस्टरबेंस आ जाएगी। क्योंकि जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो जो बाहर की जो परत है, ये बाहर की जो इसकी लेयर है, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, वो डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। अब आप इसको किस तरह से समझ सकते हो, इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि आप दो बॉल्स को लेकर के आओ और दो बॉल्स को बिल्कुल पास पास ला करके दबाओ, तो आप क्या देखोगे, क्या ये वाकई स्फेरिकल रहेंगी, नहीं, ये जहां से टच होंगी वहां से क्या हो जाएंगी, इनका शेप इस तरह से फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये फ्लैटन हो गया तो इसके एनर्जी लेवल्स भी चेंज हो गए, ये एनर्जी लेवल्स चेंज हो गए। जो एनर्जी लेवल इसके पहले यहां थे, अब वो एनर्जी लेवल क्या हो गया, वो थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि वो वहां से टकराया है, इस पर्टिकुलर जगह से टकराया है, तो ये क्या हो गया, अंदर की शिफ्ट हो गया। और तो जो एनर्जी यहां पर मिल रही थी इसको, ये जो एनर्जी मिल रही थी, वो अब एनर्जी क्या होगी, एक लेवल से दूसरे लेवल, उसको जाना था यहां से यहां तक, लेकिन अब वो जाएगी कहां से कहां तक, वो मान लीजिए यहां तक ही जाएगी, ठीक है ना। या वो दूसरे वाले उससे यहां तक ही जाएगी, या आप इसको इससे थोड़ा सा समझ सकते हो कि इसको इस तरह से जाना था, इस तरह से, लेकिन अगर वो डिफॉर्म हो गया, पास में आ गया, ये यहां पर इस तरह से पास में आ गया, तो जो यहां ऊपर वाले इसमें जाना था वो यहां तक ही जाएगा। तो ये कई सारे तरीके की जो यहां पर लेवल्स जो डिस्टर्ब हुए हैं कॉलिजन की वजह से, उसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रांजिशन है वो भी डिफरेंट हो जाएगा, या इसके जो एनर्जी लेवल्स की वजह से जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो वाइब्रेशनल स्टेट या इसकी रोटेशनल स्टेट है, वो भी क्या हो जाएगी, यहां पर अलग अलग तरीके से जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाएगा, और हमें वो जो पीक एक सिंगल जगह पर आनी चाहिए थी, वो सिंगल जगह पर ना आकर के वो कई सारी जगह पर आएगी, ठीक है ना। तो पहला आपको रीजन समझ में आ गया कि कॉलिजन की वजह से एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है ना। आई थिंक समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा और चाहता हूं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाना। ये वाली जो चीज है इसको मैं यहां पे बड़ा करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए कि ये इस तरह से हमारे पास में रोटेशनल लेवल्स थे, ये बाहर के लेवल्स हैं, जो सबसे कम एनर्जी जिनको चाहिए, ये बिल्कुल पास 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 है ना। अब जब डिफॉर्म हुआ, यहां से जब टकराया, तो जाहिर सी बात है इसमें कंप्रेशन आएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, और कंप्रेशन आएगा तो ये जो ऊपर वाले जो लेवल्स हैं, ये नीचे वाले तो सेम ऐसे ही रहेंगे, ये तीन तो ये सेम रहते हैं, और ये जो दो हैं जब ये टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। ये 5 लाइन्स ही हमने यहां दिखाई है, 5 लाइन्स ही यहां दिखाई है। तो देखो यहां से यहां तक जाने में जो पहले एनर्जी चाहिए थी वो ज्यादा थी, अब इस ग्राउंड स्टेट से और इसके लास्ट वाले स्टेट तक जाने के लिए जो एनर्जी है वो क्या है, और कम है। तो ये जो वैल्यू है एनर्जी की, और ये जो वैल्यू है एनर्जी की, तो आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कम एनर्जी चाहिए, और हमने जो वेवलेंथ दी थी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, हमने सोचा था कि ये ट्रांजिशन केवल यहां से यहां तक चला जाएगा। तो अब होगा क्या, अब होगा ये कि अब इसको कम एनर्जी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उस कॉलिजन की वजह से यहां पर आ जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा आ जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा तो जो स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर शार्प जगह पे मिलना चाहिए था वो न मिल करके आपको कहां मिलेगा, ब्रॉड मिलेगा, ठीक है ना। अब किसी का
कॉलिजन इस तरह से हुआ है, किसी का कॉलिजन और भी ज्यादा हो सकता है। अब और ज्यादा होगा तो यही लेवल्स जो है वो इस तरीके से भी हो सकते हैं, और ज्यादा छोटे हो जाए, और छोटे हो जाएंगे तो और कम एनर्जी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि कॉलिजन होने की वजह से इनका जो साइज है या जो शेप है वो बदल जाता है, या वो पर्टर्ब हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, और एनर्जी चेंज होने की वजह से हमें यहाँ पर कई सारे एब्जॉर्प्शन देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेंगे तो स्पेक्ट्रम भी क्या आएगा, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हमारे पास में थी, ये एनर्जी है, ये वेवलेंथ है, और हमें ये दे दिया हमने, जैसे हमने यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यू भी यहाँ पर लिख ली है ना। ये एक सिर्फ इसी वजह से है ताकि मैं आपको समझा पाऊं, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। मान लो कि पीक यहाँ आना था, यहाँ इस तरीके से पीक आना था, पीक आ गया, ठीक है। लेकिन इससे कम एनर्जी वाले ये जो है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, इस तरह के मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होंगे जिनकी और कम और कम और कम, इस तरह से, इस तरह से हर तरीके की एनर्जी हमें मिलना चाहिए था, सिर्फ एक ही बीच वाला जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा थी, ठीक है ना, ये बीच वाला। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि इसके आसपास एनर्जी वाले भी इस कॉलिजन की वजह से उतनी एनर्जी वाले भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से ये पीक इस तरह का ना होकर के कैसा पीक आ जाएगा, ये इस तरीके का ब्रॉड पीक आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, दूसरा जो फैक्टर है वो दूसरा फैक्टर है डॉपलर ब्रॉडनिंग। डॉपलर ब्रॉडनिंग क्या है, मान लीजिए कि यहां पर आपके पास में ये सैंपल ट्यूब था, अब ये फिक्स जगह पर तो है नहीं, ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, एक मोशन में है ठीक है ना। ज्यादातर हम सैंपल्स क्या लेते हैं, लिक्विड फॉर्म में लेंगे या गैसियस फॉर्म में लेंगे, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में हम बहुत कम सैंपल्स लेते हैं, और सॉलिड फॉर्म में भी होंगे तो भी मैंने आपको बता दिया कि वहां पे वाइब्रेशन तो वो कर ही रहा है। तो यहाँ जो सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, वो अलग अलग मोशन में होंगे, कि कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है ना, और भी होगा तो वो इधर जा रहा है। जब ये लाइट यहां से आई, ये हमने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ बना दी जो ये बता रही है कि एक लाइट यहां से आ रही है। अब लाइट की प्रोपोगेशन क्या है, वो लाइट की प्रोपोगेशन है इस तरह से, लेफ्ट टू राइट। तो जो मॉलिक्यूल इसके पास ही आ रहा है और जो मॉलिक्यूल इससे दूर जा रहा है, ये दोनों अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करेंगे। कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा साउंड वेव्स में, छोटी क्लासेस में जब आपने पढ़ा होगा या फील भी किया होगा कि मान लीजिए कि आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, वहां से ट्रेन जो है दूर से कहीं हॉर्न बजाती है या उसकी चलने की आवाज आपको आती है। तो जब दूर से आ रही होती है तो वो जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स, वो कुछ इस तरीके की साउंड वेव निकाल रहा होता है, वो जो ट्रेन है उससे कुछ इस तरीके की साउंड्स निकल रही है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जब आप यहां पर खड़े हो, ये आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, और ट्रेन यहां पर प्रेजेंट है, ये ट्रेन है, इसकी आवाज आप तक जब आ रही है तो ये तो सेम टाइप की साउंड वेव्स निकाल रही है, और यहां पर जब आप सुनते हो तो साउंड वेव्स का साउंड जो है वो कुछ अलग तरीके का सुनाई देता है। और जब ट्रेन यहां पास आ जाती है, जब ट्रेन यहां पर आपके पास आ जाती है, उस समय भी ये सेम तरीके की वेव्स निकाल रही है, और इस समय आपको वो जो साउंड सुनाई देता है वो क्या सुनाई देता है, अलग सुनाई देता है। फिर जब ये आपसे दूर चली जाएगी ट्रेन, उस समय भी इसकी जो वेव्स हैं वो सेम है। इसने ऐसा नहीं है कि आपके दूर थी तो इस कुछ अलग तरीके की साउंड निकाल रही थी, जब यहां आपसे दूर इस तरह से चलेगी तब अलग तरीके की निकाल रही थी, जब ये बिल्कुल आपके पास थी तब अलग तरह से साउंड निकाल रही थी। साउंड वेव्स इसकी सेम थी,
लेकिन डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से साउंड आप तक जो पहुंच रहा था वो टकरा करके अलग अलग मीडियम में और आपके कानों तक जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो डिफरेंट पहुंच रही थी। ऐसे ही सेम इस केस में था कि जब ये यहां से आपसे दूर निकल गई और फिर जो साउंड्स आ रही हैं वो अलग तरीके से आप तक पहुंच रही हैं, या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो वेवलेंथ है, वो यहां तक आप तक आते आते चेंज हो गई। ऐसा ही आपको यहां देखने को मिलेगा कि जो सब्सटेंस इस के पास में जा रहा है यहां, वो इससे जब टकराएगा तो अलग तरीके से टकराएगा क्योंकि वो पास में। जो इससे दूर है वो टकराएगा, वो अलग तरीके से टकराएगा। और मूवमेंट भी किसकी वजह से होती है? मूवमेंट होती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो मूवमेंट करेंगे, और सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अलग अलग होगी। मतलब इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इस सैंपल में वो सब अलग अलग एनर्जी के हैं। और हमने यहाँ पर जो एनर्जी प्रोवाइड की है, ये जो वेवलेंथ की जो एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस पर डाल करके, वो भी कुछ एनर्जी रखती है, ठीक है ना। तो ये एक एनर्जी इन अलग अलग टाइप की एनर्जी के मॉलिक्यूल से जब टकराएगी तो क्या एक शार्प लाइन दे सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जीज ऐसी होंगी जो सबसे ज्यादा जिसके पास में होंगी, ठीक है ना, वो यहां पर मैक्सिमम इंटरेक्ट कर जाएगा। और कुछ एनर्जीज ऐसी होंगी जो इसके आसपास होंगी, तो वो इसके आसपास 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 इस तरह की वो भी एब्जॉर्प्शन करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पीक है, जो हमें मिलना कैसा चाहिए था? एक शार्प पीक मिलना चाहिए था, लेकिन वो पीक कैसा मिला? वो पीक आपको मिला ब्रॉड, ठीक है, क्योंकि इसके आसपास एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट थे। यहां पर सभी मॉलिक्यूल्स एक एनर्जी के नहीं थे। तो वेलोसिटी और एनर्जी हमने यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से इसका इंटरेक्शन अलग होगा और जो पीक है आपकी वो एक ब्रॉड पीक आपको देखने को मिल जाएगी। जो तीसरा हमारा फैक्टर था वो था हिजेनबर्ग और हाइजेनबर्ग ब्रॉडनिंग का। अब हिजेनबर्ग ब्रॉडनिंग क्या कहती है? आप लोगों ने सभी ने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा होगा। और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है, हालांकि वो इलेक्ट्रॉन के लिए दिया गया था, मॉलिक्यूल का साइज भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो हाइजेनबर्ग का रोल अकेला सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ऊपर लागू नहीं होता, वो माइक्रो पार्टिकल्स पर अप्लाई होता है। माइक्रो पार्टिकल्स, उसमें एटम्स भी आ गए, उसमें मॉलिक्यूल्स भी आ गए, उसमें आयंस भी आ गए, ठीक है ना, उन पर ये अप्लाई होता है। और ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल साइमल्टेनियसली, कि एक समय पर किसी भी कण का आप पोजीशन और मोमेंटम पता नहीं कर सकते। इसको एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करो। बेटा आपके पास में मान लीजिए कि ये फैन है, ठीक है, ये फैन, और जब ये स्टेशनरी पोजीशन में मतलब रुका हुआ है, तो आप बता सकते हो कि इसका ये जो ब्लेड है ये किस पोजीशन पर है, ये जो ब्लेड है वो किस पोजीशन पर है, ये जो ब्लेड है वो किस पोजीशन पर है, आप एक्यूरेटली बता दोगे। अब आपने क्या किया? फैन चला दिया। जब आपने फैन चला दिया और मैं इसको बोलता हूं कि ये ए ब्लेड है, ये बी ब्लेड है, ये सी ब्लेड है। अब आप मुझे ये बताओ, जब ये चल रहा है उस समय ये जो ए ब्लेड था इसकी पोजीशन क्या है? तो आप इसकी पोजीशन बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब आप इसको एक पोजीशन पर देखने की कोशिश करोगे तो ये घूम करके इधर आ जाएगा, क्योंकि ये तो चल रहा है ना, बहुत तेजी से चल रहा है।
ठीक है, तो आप इसकी पोजीशन पता नहीं लगा सकते। हाँ, आप इसका मोमेंटम पता लगा सकते हो एक्यूरेटली, आप ये बता सकते हो ये किस स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना, तो वो आप पता लगा सकते हो। लेकिन अगर आप इसके पोजीशन का पता लगाना चाहते हो तो मोमेंटम में गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी पोजीशन बताना चाहते हो कि साहब ये यहां पर इस जगह पर होना चाहिए, तो आप उसी जगह पर बिल्कुल देखना शुरू कर देते हो और आप देखते रहोगे, लेकिन आप उसके मोमेंटम का पता नहीं लगा सकते कि वो उस समय किस मोमेंटम में है। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऑब्जेक्ट है उसका आप इन मतलब डेफिनेटली एक्यूरेटली पता नहीं लगा सकते कि वो किस पोजीशन में है और किस मोमेंटम में प्रेजेंट है। दोनों में से अगर एक चीज का पता लगाने जाओगे तो दूसरी चीज क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन यहां पे जब हम यहाँ पे हाइजेनबर्ग ब्रॉडनिंग पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो यहां पर हम जो रिलेशन देखते हैं वो पोजीशन और मोमेंटम में नहीं देखते। जो पोजीशन और मोमेंटम का जो आपने रिलेशन देखा होगा वो ये देखा होगा इस तरीके से। ये एक रिलेशन आप लोगों ने देखा, ये ठीक है ना, कि अगर हम इस मोमेंटम का पता लगाने के लिए जाते हैं तो पोजीशन डिस्टर्ब हो जाती है, और अगर हम पोजीशन का पता लगाने के लिए जाते हैं तो मोमेंटम को एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर? तो हम यहां पर जब हम रिलेशन देखते हैं हाइजेनबर्ग के ब्रॉडनिंग में, तो यहां पर रिलेशन देखते हैं हम एनर्जी और टाइम में। इसमें देखते हैं एनर्जी और टाइम जो है उसमें। ठीक है, अब यहां क्या होता है, देखो जब मॉलिक्यूल मोशन में है या एटम मोशन में है तो वहां पर जो भी मॉलिक्यूल है वो एक जो ग्राउंड स्टेट होती है उसकी, मान लीजिए कि ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट, और ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट इसके लिए बहुत ही स्टेबल जगह होती है। किसी भी मॉलिक्यूल के लिए उसका जो ग्राउंड स्टेट होता है वो बहुत स्टेबल जगह होता है। जैसे हमारे लिए हमारा जो घर होता है वो बहुत ही स्टेबल जगह होता है, सबसे ज्यादा समय हम वहीं पर गुजारते हैं और अनडिस्टर्ब्ड। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हो, एक्साइटेड स्टेट में आते हो, यहां पर आप कम समय गुजारते हो और अनस्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, और यहां पर आप ज्यादा समय नहीं गुजारते। ठीक है, तो जो एक्साइटेड स्टेट है वहां पर आप फाइनाइट टाइम तक नहीं रह सकते। तो एक पर्टिकुलर समय पर ये जो मॉलिक्यूल है इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा कहां रहेगी? ये मॉलिक्यूल जो है उसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा ग्राउंड स्टेट में स्टेबल रहती है, आप उसका पता लगा सकते हो। लेकिन वो, अब आपको मालूम है वो स्टेशनरी नहीं है, वो लगातार क्या रहता है? बदलता रहता है, एनर्जी इधर उधर से लेकर के लगातार जाता रहता है। तो अगर आप इसकी एनर्जी का पता लगाओगे किसी पर्टिकुलर टाइम पर तो क्या होगा? उसकी पोजीशन बदल जाएगी, वो यहां से यहां चला जाएगा। ठीक है ना? और अगर किसी टाइम का पता लगाओगे तो वहां उसकी एनर्जी बदल जाएगी। इसको आप दूसरे तरीके से इस तरह से भी समझ सकते हो कि मान लीजिए कि ये आपके पास में एक मॉलिक्यूल है और यहां पर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इसके ऊपर डाला, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर डाला। ये इतना छोटा पार्टिकल है कि ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे ही इस पर पड़ता है वैसे ही इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, क्योंकि इसको एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी मिल जाएगी तो ये यहां ना रह करके कहां चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है ना? तो इसमें अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलती है, और ये अनसर्टेनिटी देखने की मिलने की वजह से आप यहां देखोगे एक फिक्स पोजीशन उसकी है नहीं, एक फिक्स एनर्जी उसकी है नहीं। तो फिक्स एनर्जी नहीं है तो फिक्स वेवलेंथ भी नहीं, और फिक्स वेवलेंथ नहीं है तो वो उस फिक्स वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन भी नहीं करेगा, और फिक्स वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा तो क्या करेगा? हम ये मानते हैं कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स तो यहाँ इसकी जो बिल्कुल हाई एम्पलीट्यूड वाला ये जो एब्जॉर्प्शन है वो देगा, लेकिन उससे बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे भी प्रेजेंट होंगे जो इससे कम एनर्जी रखते होंगे
उस तरह के रेडिएशन के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे और जो स्पेक्ट्रम है वो आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्यों होता है उसके ये चारों रीजंस, चाहे वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर का जो हमारा स्लिट का जो पोर है उसके थ्रू हो, या फिर हमने जो डॉपलर और हाइजेनबर्ग और एक जो कोलिजन, इन सब से ये समझने की कोशिश की है कि किस तरह से यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है, जो पीक है, जो एब्जॉर्प्शन है, वो एक सिंगल जगह पर ना आकर के एक रेंज में आता है, और उस रेंज में आने की वजह से वो स्पेक्ट्रम एक फाइन लाइन न मिल करके हमें क्या मिलता है, हमें वो ब्रॉड मिलता है। ये फाइन लाइन जो है वो फाइन लाइन हमें नहीं मिलती, बल्कि वो क्या मिलती है, इस तरह के ब्रॉड स्पेक्ट्रम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई। नाउ अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, कि देखो हमने यहाँ पर देख लिया स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, हमने बात कर ली कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, हमने ये बात कर ली जब वो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर का, तो जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है वो स्पेक्ट्रम किस तरह का हो सकता है, उस स्पेक्ट्रम की किस तरह की पोजीशन, सॉरी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हो सकती हैं। नाउ अब हम जो थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे कि ये जो हमें स्पेक्ट्रम मिल रहा है, ये जो एब्जॉर्प्शन हमें मिल रहा है, इसमें किसी तरीके की कोई शिफ्ट जो है वो भी हमें देखने को मिलेगी, या एक जो हमने कैलकुलेटेड निकाला है कि साहब इस पर मिलनी चाहिए, और वो उसी पर्टिकुलर जगह पर वो पीक मिल जाती है या नहीं। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा सा हम डिस्कस करने की यहां पर कोशिश करते हैं। देखो हमने एक चीज डिस्कस की थी, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने वहां आप लोगों को एक चीज बताई थी एब्जॉर्प्शंस के बारे में। ये जो एक डायग्राम आप लोग देख रहे हो, जो हमने पोजीशन पर डिस्कस किया था, कि जब हमने देखा था कि किस तरह से पोजीशन होती है, क्योंकि आपको यहाँ पता था कि जो सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप का जो ट्रांजिशन होगा वहां पर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ये ज्यादा एनर्जी देख रहे हो। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखोगे कि यहां से लेकर के और यहां तक आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इतना एनर्जी गैप अगर आपने वो प्रोवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा से सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर आप कम देते हो एनर्जी तो वो सिग्मा से और सिग्मा स्टार में ना पहुंच करके वो कहां पहुंचेगा, वो सिर्फ पाई स्टार में पहुंचेगा। और भी कम देते हो तो वो यहां ना पहुंच करके वो क्या करेगा, वो सिर्फ नॉन बॉन्डिंग में रह जाएगा। मतलब कुल मिलाकर की बात क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट में वो एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपका सब्सटेंस ऐसा है जिस सब्सटेंस में कॉन्जुगेशन मिलती हो, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, पहले उसकी हम बात कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक, मुझे जो जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताना था आप लोगों को वो हम बता चुके, जितनी भी चीजें हमारी उस स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिक बातें थी। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या, वो पढ़ने वाले हैं दो तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके सिलेबस में है, एक है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और दूसरी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो अब आप लोग एक चीज जान लो
कि ये जो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये वाली रेंज की स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? इसमें एनर्जी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप यहां पर किधर मूव कर रहे हो? आप लोअर वेवलेंथ की तरफ मूव कर रहे हो। ये देखो, ये मैंने आपको इस ग्राफ से बताने की कोशिश की थी कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, और छोटी होती जाएगी तो एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। इस तरह से राइट साइड में जब आप जाओगे तो एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी, और इंक्रीज अगर होगी तो वो जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें परिवर्तन आएगा या उनमें चेंज आएगा। इस बात को हमने पहले डिस्कस किया था। तो अब आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ रहे हैं तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आप रेडिएशंस प्रोवाइड करोगे, जो आप लाइट सोर्स लोगे और उस लाइट सोर्स से जब एनर्जी निकलेगी और वो जब सैंपल ट्यूब में जाएगी तो वो सैंपल ट्यूब में जो भी प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? एक लेवल से दूसरे लेवल में चेंज करेगी। मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस तरीके के होंगे वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप के हो सकते हैं, वो पाई पाई स्टार टाइप के हो सकते हैं, वो नॉन बॉन्डिंग पाई स्टार टाइप का हो सकता है, वो नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार टाइप का हो सकता है। तो अलग अलग टाइप के जो ट्रांजिशंस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब कब कौन सा ट्रांजिशन होगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा? वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो मॉलिक्यूल हमारे पास में प्रेजेंट है वो किस तरह का मॉलिक्यूल है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है ये, तो इसमें किस तरीके का ट्रांजिशन होगा? अब हमको पता है कि इसमें सभी क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अब देखो, अब आप बोलोगे साहब आपने स्ट्रक्चर इलुसिडेट किया नहीं, और पहले से आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बता सकते हो? तो देखो, मैं पहले से नहीं बता रहा, मैं तो ये बता रहा हूं क्योंकि आपको ये पहले से मालूम है। हम जब इसका स्ट्रक्चर इलुसिडेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर ग्राफ लेते हैं। ये हमारे पास लैम्बडा है, ये हमारे पास में एनर्जी है, हमने इसको प्रोवाइड की, यहाँ पर ये इंट्रैक्शन हुआ, ये मान लीजिए मीथेन हमने ली हुई थी। अब ये क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? अब ये ऐसे पीक देगा, यहाँ पे ही पीक दे देगा, मतलब लोअर वेवलेंथ पे पीक दे दी, और लोअर वेवलेंथ पे पीक दे दी, इस पर्टिकुलर रेंज में इसने पीक दे दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी इसको चाहिए थी, एनर्जी हाई चाहिए थी। अगर ये पीक यहां ना आकर के अगर ये पीक क्या आता? यहां आता, तो यहां पर जो वेवलेंथ है वो क्या हो गई? बढ़ गई, और वेवलेंथ जब ज्यादा हो गई तो एनर्जी यहां पर क्या है? कम। और अगर एनर्जी कम है तो आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो सबसे ज्यादा ये आपके पास में कौन है? ये सिग्मा है। ये कौन है? सिग्मा स्टार है। तो इनका एक रेंज फिक्स किया हुआ है हमने कि सिग्मा सिग्मा स्टार जब ट्रांजिशन होगा तो किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब करके होगा, है ना? वो हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, वो रेंज हम बताएंगे एक्चुअली कि मिथाइल ग्रुप अगर है तो वहां पे जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं वो कहां पर अपना स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन जो है देते हैं, कहां पे नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार वाले देते हैं।